साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अमीरों के लिए अमृत बजट, गरीबों के लिए जहरीला बजट। जी हां, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया है और इस बजट को अमृत बजट की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह अमृत महोत्सव काल में चल रहा है। गोदी मीडिया ने इसे 60 साल का सबसे अच्छा बजट कहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बजट की भूरि भूरि प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह आम बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर के आया है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवीय जरूरतों के लिए अनेक नए अवसर तलाशेगा। यह बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से जुड़ा हुआ है। जी हां साथियों, तो इस बजट के बारे में गोदी मीडिया का क्या कहना है और मोदी जी का क्या कहना है आपने सुना। अब सुनिए विपक्ष का क्या कहना है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा है। मंगलवार को आरोप लगाया कि 2022-23 के पेश बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, उनका ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं और किसानों के लिए इस बजट में कोई भी सहूलियत नहीं दी गई है। ठीक इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा है कि इस बजट में देखने लायक, समझने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने कई सारी ऐसी घोषणाएं सुनी हैं जो पहले भी सुन चुका हूं। यह बजट 2016, 2017, 2018 के बजट से अलग नहीं है। बार बार क्यों उसी बजट को रिपीट किया जाता है? क्यों नहीं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों के विकास का, मानवीय जरूरतों का ध्यान रखा जाता? आम बजट से गांव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। ये सरकार जमीन पर आकर के बताए कि इसने अब तक बेरोजगारों के लिए क्या किया है और इस बजट में बेरोजगारों के लिए क्या प्रावधान है। जनता को तरीके पता होते हैं। हर बार काठ की हांडी नहीं चढ़ाई जा सकती। मैं सच कहूं तो इतना स्वादविहीन और गैर उत्साह वाला कोई बजट नहीं है और न ऐसा बजट पहले कभी आया है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल का कहना है कि यह बहुत ही निराशाजनक बजट है। यह गरीबों का बजट है, लेकिन इसमें गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। यह सरकार केवल यह कहती है कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बजट के आधार पर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार गरीबों के लिए न पहले ध्यान देती थी, न आज ध्यान दे रही है। कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। गरीबों की एमएसपी तक के लिए गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, अलबत्ते किसानों की सब्सिडी को कम कर रहे हैं। तो साथियों, इस बजट के बारे में लोगों का क्या कहना था, खास लोगों का, गणमान्य लोगों का, राजनीतिज्ञों का। अब हम बताते हैं कि इस बजट के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है। साथियों, बजट आते समय या बजट के पहले लोग यह उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे लिए भी कोई प्रावधान होगा, हमारे इनकम टैक्स जो हम भरते हैं उसमें कुछ कमी आएगी और एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी यह उम्मीद करता है कि उसके हित में, उसके पक्ष में बजट होगा। आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई हैं, सभी सरकारों ने बजट पेश किया है और सभी सरकारों ने
दावा किया है कि हम गरीबी के उन्मूलन के लिए, गरीबों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं, और हमने बजट में ये प्रावधान रखा है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी ने भी बहुत साल पहले गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने बजट के माध्यम से ही दिया था, और उस बजट के बाद पता नहीं कितना गंगा में पानी बह गया, लेकिन गरीबों की, किसानों की हालत वही बनी हुई है जो पहले थी। आज भी लगभग 1/3 जनता गरीबी रेखा के नीचे पिस रही है, भूखमरी, कुपोषण का शिकार हो रही है। आए दिन कुपोषण की वजह से, भूखमरी की वजह से मौतें होती रहती हैं, लेकिन उसके लिए हर नेता, हर पार्टी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि जो भी सरकार होती है, वो चाहे मोदी सरकार हो, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, वो चाहे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार रही हो, वह अपने विकास के लिए और अपने चंद उद्योगपतियों के विकास के लिए काम करती है। आम जनता के विकास के लिए, आम जनता के विकास से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। अगर सरोकार होता तो निश्चित रूप से बजट में परिलक्षित होता, और जब बजट में परिलक्षित होता तो वो समाज में भी परिलक्षित होता। आज गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती, भूखमरी के शिकार लोगों की ज्यादा इतनी तादाद नहीं होती, और उन्हें मुफ्त राशन देने की नौबत नहीं आती। और शायद मुफ्त राशन नहीं मिलता तो भूखमरी से मौतें भी होती, ठीक उसी तरह से जैसे वर्षों से किसान आत्महत्या करते आए हैं, आज भी हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और किसान आंदोलन में कितने शहीदों की मौत हुई है, कितने किसान शहीद हुए हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। आज भी किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि वे लिए हुए कर्ज को नहीं चुका पाते हैं, और कर्ज का ब्याज नहीं दे पाते हैं, मूलधन नहीं दे पाते हैं, ब्याज नहीं दे पाते हैं। इस वजह से कर्ज से बचने के लिए वे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति कौन लाता है, ऐसी स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? जी हां, ऐसी स्थितियां बजट पैदा करता है। किसानों को सब्सिडी जो पिछले बजट में दी गई थी, फूड सब्सिडी, वो 2.86 प्रतिशत थी, और उसको घटा करके मोदी सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में 2.06 लाख कर दिया है। इसी तरह खाद की सब्सिडी 1.40% सब्सिडी दी जाती थी, और अब उसे घटा करके 1.30 कर दिया गया है। तो साथियों, किसानों के साथ ही नाइंसाफी क्यों? और दूसरी तरफ उद्योगपतियों और चंद उद्योगपतियों के लिए, खास करके अडानी अंबानी, जिनका नाम बच्चे बच्चे जानते हैं, इनके लिए जो कर्ज, कारपोरेट टैक्स था, मतलब इनके प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता था वो 18% था पिछले बजट तक, उसको घटा करके 15% कर दिया, और सरचार्ज को 12% से 7% कर दिया। तो साथियों, क्या माना जाए कि ये गरीबों का बजट है या अमीरों का बजट है? इससे खुशहाली गरीबों में आएगी या अमीरों में आएगी? अमीरों ने तो स्वागत किया है बजट का, जितने भी उद्योगपति हैं सब ने इस बजट को बढ़िया बताया है, और गोदी मीडिया ने तो कहा है कि 60 साल में ऐसा कोई बजट आया ही नहीं है, और प्रधानमंत्री इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और इसको आपदा से जोड़ रहे हैं, महामारी से जोड़ रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2015 में लाल किला से भी कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उसके लिए 100 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए हम इस पर खर्च करेंगे। और वही बातें 2015 के बजट में भी कही गई कि 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन आज 2015 से लेकर के आज 2022 है, इस बीच में कितनी बुलेट ट्रेन चली और कितने स्मार्ट सिटी बने हैं? आपने देखा होगा कि 0 बटा सन्नाटा। तो इन बजट पर
और इन बजट में लोक लुभावन नारों पर और लोक लुभावन स्कीम पर नहीं जाना चाहिए। आम जनता तो भगवान भरोसे रहती है और उसे कम से कम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी होने के बजाय किसानों की हालत और खराब हो गई और उनको जो सब्सिडी मिलती थी उसमें भी कमी कर दी गई। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए और उनकी खेती को, उनकी जमीन को, उनके खलिहान को जब्त करने के लिए प्रावधान बना दिया गया। इनडायरेक्ट रूप से उसे अडानी अंबानी को सौंपने की तैयारी की गई थी कि अगर किसान पूंजीपतियों से जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी और वे कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और एसडीएम कार्यालय तक जा सकते हैं। और एसडीएम इनकी मुट्ठी में होता है, एसडीएम से अपनी मर्जी से निर्णय दिलवा सकते हैं। इस तरह से किसानों की जमीन, खेत खलिहान सब कुछ अडानी अंबानी हड़प लेंगे। इसी डर से किसानों ने आंदोलन चलाया। हालांकि उस आंदोलन में उन्हें सफलता मिली है, लेकिन यह सफलता कब तक सफलता मानी जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर से 3 काले कानून आ सकते हैं और फिर से वैसी ही स्थिति उत्पन्न की जाएगी जैसे उत्पन्न करने की कोशिश लगभग 1.25 साल पहले की गई थी। और इसके संकेत भी कृषि मंत्री खुद दे रहे हैं कि फिर से 3 काले कानून लाए जाएंगे और सरकार ने बाकी 5-6 मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आंदोलनकारी किसान फिर से आंदोलनकारी हो गए हैं और अब वे प्रदेश में, देश में घूम घूम करके विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और वोट पर चोट करने के लिए अपील कर रहे हैं जनता से कि इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य से, केंद्र से, हर जगह से उखाड़ करके फेंका जाए। तो साथियों, इस बजट में मजदूरों के साथ भी बहुत बड़ा छल किया गया है, अन्याय किया गया है। मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम किया गया है। मनरेगा, जिसमें सबसे ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलता है, उसका भी बजट कम कर दिया गया है। 2020-21 में 1,11,169.53 करोड़ रुपए का प्रावधान था मनरेगा के लिए। गांव के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार के लिए मनरेगा वरदान सिद्ध होता था। कांग्रेस के समय से ही कम से कम उनका पेट तो चलता था, उनके बच्चे तो पलते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, मनरेगा के बजट में शुरू से कमी करती आई है। 2020-21 में 1,11,169.53 करोड़ का बजट था। अब उसे 2020-21 के बजट में, 2021-22 के बजट में 98,000 कर दिया गया था। मतलब कि 98,000 करोड़ रुपए मनरेगा के नाम होंगे और यही पैसे गरीबों में बांटे जाएंगे उनकी मजदूरी के रूप में। और आज के बजट में 2022-23 के बजट में इसे घटा करके 73,000 करोड़ कर दिया गया। तो इससे क्या संदेश जाता है? इससे यही संदेश जा रहा है कि यह सरकार किसानों की विरोधी तो है ही, मजदूरों और गरीबों की, जो कुपोषण से, भुखमरी से शिकार लोग हैं, उनकी विरोधी भी मोदी सरकार और योगी सरकार है। इससे यही साबित होता है। कोरोना काल में अंबानी अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ी है और वहीं लोगों की नौकरियां छीनी गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया और न मिल रहा है। अभी भी रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है और यह सरकार कह रही है कि अमृत काल का, अमृत महोत्सव के काल का यह
अमृतमय बजट है, लेकिन इसे विपक्ष विषमय, जहरमय, जहरीला बजट बता रहा है और वास्तव में यह बजट जहरीला बजट है। इसमें इन्होंने अपने मित्रों का तो ध्यान रखा, पूंजीपतियों का ध्यान रखा और उनके टैक्स में कमी कर दिया, 18 से 15 कर दिया, लेकिन मध्यम वर्ग के टैक्स में कोई कमी नहीं किया। 2.05 लाख मतलब कि 2.5 लाख की आमदनी तक टैक्स नहीं लेने की शर्तें थी। लोगों ने उम्मीद किया था कि इसको बढ़ा करके 3 लाख या 4 लाख किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मध्यम वर्ग को जो टैक्स देना होता था उसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। तो इससे क्या साबित होता है? वैसे तो टैक्स पेयर हर कोई होता है, एक बच्चा भी होता है जो जा करके एक चिप्स का पैकेट खरीदता है, वह भी चिप्स के पैसे के साथ टैक्स दे करके आता है। एक मजदूर अगर कोई बिस्किट का पैकेट खरीदता है तो वह भी टैक्स देता है। अगर कोई भी व्यक्ति पानी एक बोतल खरीदता है 20 रुपए का, 25 रुपए का, तो वो भी टैक्स देता है। तो जीएसटी के तहत हर आदमी बगैर टैक्स दिए उसका गुजारा नहीं हो सकता, उसका जीवन नहीं चल सकता है। आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं, बनिया के यहां से जनरल स्टोर पर कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप जीएसटी दिए होते हैं और आपका टैक्स भारत सरकार को मिलता है। आपका पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट घूम करके सरकार के पास चला जाता है और सरकार आपके लिए क्या करती है? 0 बटा सन्नाटा। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है। अब डिजिटल यूनिवर्सिटी कैसी होगी, उसमें कौन सी पढ़ाई होगी, उसमें कौन सी डिग्री दी जाएगी, उसमें कौन से अंधभक्त बैठेंगे, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी शामिल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कोई खाका नहीं खींचा गया है। और 60 लाख युवाओं को रोजगार देने, नौकरी नहीं रोजगार देने की, नौकरी का तो मतलब होता है कि सर्विस, उन्हें नौकरी देना, कार्यालय में आना जाना, सरकारी नौकरी देना, लेकिन उसकी बात नहीं, रोजगार की बात कही है। रोजगार में पकौड़ा बेचना भी, पकौड़ा तलना भी आता है, जिसे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही कह चुका है कि जो इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल की पढ़ाई किए हैं, सीए की पढ़ाई किए हैं, उन्हें पकौड़ा बेचना चाहिए, वो भी एक रोजगार है। तो रोजगार की बात कही गई है, लेकिन यह रोजगार किस रूप में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो साथियों, जो भी बजट पेश किया गया है इससे कोई भी नहीं खुश है। न तो बेरोजगार खुश है, न किसान खुश है, न गरीब खुश है और अमीर भी नहीं खुश है। अमीर तो मेज इसलिए थपथपा रहे हैं, सराहना इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सराहना करनी ही पड़ेगी और उन्हीं के रहमो करम पर जी रहे हैं, उन्हीं के रहमो करम पर उनकी आमदनी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रही है। साथियों, बजट में हर चीज का तो प्रावधान बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि प्रधानमंत्री के ड्रेस पर कितना खर्च होता है और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर कितना खर्च होता है, प्रधानमंत्री के आने जाने पर और उनकी सुरक्षा पर कितना खर्च होता है। इसके बारे में बिल्कुल मौन सा छाया रहा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग हर जिलों में, देश के हर जिलों में 5 स्टार ऑफिस बनाया है। 5 स्टार होटल का तो नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन होटल का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ऑफिस का नाम नहीं सुना होगा। इनकी 5 स्टार ऑफिस बन गई हैं। इन 5 स्टार ऑफिसों का पैसा कहां से आता है? और इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव के समय या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में जो नेताओं की खरीद फरोख्त की जाती है, एमएलए एमपी खरीदे जाते हैं, उसमें भी अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। वो पैसा कहां से आता है और कहां जाता है और उसका क्या हिसाब है, इस पर भी 2014 से लेकर के अब तक जितने बजट आए हैं कोई भी जानकारी नहीं दी गई। मतलब ये लोग उसी चीज की जानकारी देते हैं जो इनके पक्ष में होता है, जो सकारात्मक होता है इनके लिए, जो जनता के पक्ष में होता है, जो गरीबों के पक्ष में होता है, जो जानने का अधिकार गरीबों को है,
वो जानकारी उन्हें नहीं दी जाती है। ये वोट लेते हैं गरीबों से और काम करते हैं अमीरों का। तो साथियों, इस बजट को जन विरोधी बजट नाम देना सही होगा और अमृत बजट नहीं बल्कि जहरीला बजट कहना सही होगा, क्योंकि इसमें गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर, किसानों पर, मजदूरों पर, बेरोजगारों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और न देश की इकोनॉमी के लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने की बात कही गई है। हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कब लक्ष्य प्राप्त करेंगे? क्या किसानों की आमदनी की दोगुनी हो जाएगी, उसी तरह का लक्ष्य होगा? 2022 तो आ गया, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई बल्कि घट गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलनरत रहे हैं और उनकी माली स्थिति खराब होती जा रही है, कृषि चौपट होती जा रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को के लिए यह लोक लुभावन बजट किसी के समझ में नहीं आता, और वो भी उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के समय में यह बजट प्रधानमंत्री की गिरते साख को रोक नहीं पाएगी और प्रधानमंत्री की छवि को पहले जैसी नहीं रहने देगा यह बजट, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने में कारगर होगा यह बजट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।